हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे वन शॉट रिवीजन। मुझे मालूम है बहुत थोड़े दिन बचे हैं आप लोगों के पास। आपकी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन चल रही है और आपको ना रिवाइज करना है। आप बोलते हो कि पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़कर नहीं होता, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ब्रॉट दिस सीरीज वन शॉट रिवीजन, जिसमें हम ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस रिवाइज करने वाले। शायद एक आध दूसरा छोटा मोटा चैप्टर पीछे रह जाए, बट हमने बहुत ऑलरेडी चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को लाइक टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट की है ये स्पेशल सीरीज वन शॉट रिवीजन। देखो, अगर उसी चैप्टर का आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारा नीट 1 ईयर रिवीजन प्रोग्राम है, उस पे आप जाकर देख सकते हो। बट अगर आपको एक चैप्टर 1 घंटे के टाइम में लाइक 60 to 75 मिनट्स के टाइम में अगर रिवाइज करना है, ताकि आपके आने वाली एग्जाम के लिए आपको वो हेल्पफुल हो सके, तो आपके लिए वन शॉट रिवीजन बेस्ट सॉल्यूशन है, जिसमें सारी चीजें एनसीईआरटी के हिसाब से ही ली गई है। हाँ, बाकी कुछ नहीं, जिसको हम लोगों ने स्मार्ट चार्ट्स या फ्लैश कार्ड्स में कन्वर्ट किया है और जो मैं आपके साथ शेयर करता ही हूँ। इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स के फ्लैश कार्ड्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं। अगर आपको चाहिए तो वापस बोल दो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी है मैंने दिए हुए। चलो, आज हमारा टॉपिक है, देखो हम अब ना ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है ना अपना, उसकी तरफ बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी टोटल 6 चैप्टर्स है 11th में, और दो मतलब जिसको भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज ए 2 चैप्टर्स है। इन दो मतलब टोटल 8 चैप्टर्स है, और आप इंक्लूडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 2 चैप्टर्स को अगर आप इंक्लूड करते हो तो टोटल आप पकड़ सकते हो 15, समटाइम्स 17, इतने क्वेश्चंस का वेटेज है। आप पकड़ ले 6 चैप्टर के एक दो क्वेश्चंस आते, तो यहीं पे 10 एक क्वेश्चंस हो जाते 6 चैप्टर पे। और और वहीं पे आपको दूसरा होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें 3 4 क्वेश्चंस भी होते हैं बहुत बार, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे 1 या 2 क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आपको हेल्प हो जाए, आपके 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चंस मतलब देखो, 15 17 क्वेश्चंस मतलब देखो, ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा वेटेज है। तो चैप्टर्स बहुत इजी होते हैं। इनकी क्विक रिवीजन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके कोई मार्क्स नहीं जाए। चलो, सो लेट्स बिगिन विथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। देखो, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन का ही मतलब क्या है? हाँ, देखो, हम लोग इसमें जो दिया है वो थोड़ा सा देखेंगे, बट बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स, हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है एक्सक्रीशन। हाँ, आप लोगों को इसका मतलब मालूम है? यस, जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको अच्छे से मालूम है। एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ सोल्यूबल नाइट्रोजनस वेस्ट। सोल्यूबिलिटी में डिफर, बट ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्राइमरीली होंगे। देखो, हम लोग बहुत बार बोलते हैं एक्सक्रीशन एंड इजेशन। इजेशन इज इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म में होता है ना, दैट इज डाइजेस्टिव वेस्ट बुलाते हैं हम जिसको। बट एक्सक्रीशन इज नथिंग बट द सोल्यूबल है एंड मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट है। हाँ, ये नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल जो है उसको हम एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बुलाते हैं, और जिनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ दीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट इन अवर बॉडी, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेरी टॉक्सिक टू अवर बॉडी। तो ये हमारे लिए टॉक्सिक बन जाते हैं, इसलिए इनको बॉडी में कोई भी एक्यूमुलेट करना नहीं चाहता। एवरी एनिमल वांट्स टू रिमूव देम। देखो, अब इसमें ना डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ लाइक excretory product we excrete, or what kind of excretion we show, depending upon that we have different types of excretory products also. And देखो, depending upon the complexity as well as habitat of animal, हाँ, इन दोनों के हिसाब से there are certain excretory structures एनिमल्स में। सर्टन हमने ये एनिमल किंगडम में देखा हुआ है, हर एक फाइलम के लिए, जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हम लोगों ने एक एक फाइलम के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखे हुए। सो सम अमाउंट ऑफ यूरिया, ये देखो यहाँ पे ना
जो यूरिया के साथ बात की है, पर उससे पहले हम लोग देखते हैं ना, ये ऐसे क्लाउड में हम लोगों ने क्यों लिख कर रखा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो देखो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, तो पहले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हम लोग लाइक डाइजेशन है, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म सब कुछ है, इससे ना बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं। सो द एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट्स, दीज आर एक्यूमुलेट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसमें डाइजेशन है या बहुत सारी है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी है, सब कुछ है। These substances have to be removed totally or partially. देखो ये स्टेटमेंट आता है, these substances need to be removed only totally. इनकरेक्ट, टोटली और पार्शली। इस पार्शली का इसके साथ कोरिलेशन है। क्यों? बिकॉज सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स। हम ह्यूमंस की बात करें, यहाँ पे ये ह्यूमंस के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए एप्लीकेबल है, मेनली ह्यूमंस के लिए एप्लीकेबल है ये। In case of humans, small amount of urea is retained in the kidney matrix of animals to maintain a desired osmolarity. ये mainly हम ऐसे नहीं कि बाकी किसी में नहीं होता, हाँ बाकी भी हायर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग करते हैं, हम लोग मतलब वो एनिमल करते हैं, बट ह्यूमंस के लिए ज्यादा कोरिलेटिव है। और देखो यहाँ पे क्या बोला है, दीज सब्सटेंसेस मतलब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों के तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट है। हाँ, अमोनिया आप लोगों को मालूम है, लाइक दैट इज NH3, ये होता है। यूरिया, अगर आप लोग देखोगे तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है C+O NH2। देखो जैसे एसीटोन दिखता है ना आपको, वैसे दिखता है दिखने में, सिर्फ 2 CH3 की जगह पे 2 NH2 है। और ये बहुत जरूरी है हम लोगों को समझने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द CO2 है, वाटर है, आयन से, ये सब सारे सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रोसेस को हम बुला रहे एक्सक्रीशन। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द excretory structures, there are different types of excretory structures. Basically lower animals में different variety of excretory structure दिखाई देती है। आप लोगों को याद होगा कि एनिमल किंगडम में हमने देखा है कि सबसे पहले एक डेडिकेटेड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है प्लैटीहेल्मिन्थिस में, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स बुलाते हैं। देखो पहला वही है, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। उसका और एक नाम है, किसी को मालूम है? यहाँ पे सेल्स जो होती है उनको बुलाते हैं हम सोलेनोसाइट्स। इन सेल्स को, साइट्स बोला तो वापस सेल्स आ गई, हाँ वहां पे जो सेल्स इन्वॉल्व है उनको बुलाते हैं हम सोलेनोसाइट्स। बेसिकली इन प्लैटीहेल्मिन्थिस सच एज फ्लैटवर्म, फॉर एग्जांपल प्लानेरिया। देन रोटीफर्स टाइप ऑफ एनिमल्स, उसके बाद सम एनेलिड्स। देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीजें, अदरवाइज फाइलम के केस में हमने किंगडम, एनिमल किंगडम में देखा है एनेलिड्स हैव नेफ्रिडिया, not the protonephridia, but there are certain annelids which may have the protonephridia as their excretory structure. Then cephalochordates such as Amphioxus, याद है cephalochordates such as Amphioxus, it shows the presence of protonephridia. तो पॉपुलरली या बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है, अगर आपको पूछा जाए कि इतना स्टेटमेंट दिया जाए प्लैटीहेल्मिन्थिस एज प्रोटोनेफ्रिडिया एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। But apart from that, like there are certain annelids or certain like cephalochordates such as Amphioxus, they also show presence of protonephridia. भूलना नहीं है इसको बच्चों, इस पे गलती होती ही है आप लोगों की। ओके, नेफ्रिडिया देखो ये तो लाइक प्रिमिटिव नेफ्रिडिया है, ये प्रोनेफ्रिडिया, अर्थोम एंड अदर एनेलिड्स। मेनली एनेलिड्स में अगर आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पूछा जाए बच्चों, तो आपका जवाब नेफ्रिडिया आना चाहिए। दिस सम एनेलिड्स इज एन एक्सेप्शन, सारे एनेलिड्स में नहीं है। अगर कोई जेनेरिकली आपको पूछे व्हाट इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनेलिड्स, तो मेनली आपका जवाब क्या आएगा? नेफ्रिडिया ही आएगा, बराबर है। Then Malpighian tubules in cockroaches or the specifically insects, they have Malpighian tubules. हमने इसका स्ट्रक्चर कॉकरोच के वक्त डिटेल में देखा हुआ है। And antennal glands or also called as green glands in case of crustaceans such as prawn which is an arthropod. Prawn is as an arthropod and kidney as excretory structure in case of vertebrates. Vertebrates में जो excretory structure है वो है kidneys, बराबर है।
किडनी है उनमें, हम लोगों में भी किडनी है, हम लोग वर्टिब्रेट है ना? हाँ, चलो। नाउ एक्सक्रीशन मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट, इनमें ना कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट आता है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हम लोग देखेंगे देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, मेनली 3। पहला है अमोनिया, ऐसे एनिमल्स को बुलाएंगे हम अमोनोटेलिक, because they excrete in the form of ammonia. That's why we are going to call them as amonotelic. Second one are urea excretion. That's why they will become the ureotelic. And third one देखो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे, इसलिए उनको बुलाएंगे हम यूरिकोटेलिक। दोनों में डिफरेंस समझ लो, यूरिओटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। अब एक एक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सक्रीशन पे यूजुअली 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही है, बहुत रेयरली ये चैप्टर स्किप होता है। दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट का, एंड दस इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। असर्शन रीजन के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। assertion reason का क्वेश्चन है, why it requires more water? Because it is most toxic form. Excretion by diffusion across the body surface or gills surface as the ammonium ion, ये excrete किए जाते हैं in the form of ammonium ion। देखो, so but obviously as they require maximum amount of water, the animals which has abundant water for the disposal will show the ammonotelic nature। जिनके पास पानी बहुत है वही खर्च कर पाएंगे ना। अपने जैसा ये, अगर मम्मी पापा ने बहुत पॉकेट मनी दिया तो हम बहुत स्पेंड करेंगे, अगर लिमिटेड दिया तो हम लिमिटेड स्पेंड करेंगे। इनके पास बहुत है, पॉकेट मनी नहीं, पानी की बात कर रहा हूं, लगे चाले, पॉकेट मनी की नहीं बात कर रहा हूं, पानी की बात कर। तो इनके पास बहुत पानी है। ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं? तो देखो, मेनी बोनी फिशेस, मेनली बोनी फिशेस को देखो, बोनी फिशेस बोला है, ओनली फिशेस नहीं बोला है, यहाँ पे आप लोग गलती करते हो। देन एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक एम्फीबियंस जो होते हैं, हाँ, उसमें ना एक लार्वल स्टेज आती है फ्रॉग की, टैडपोल, बराबर टैडपोल ही है, दैट इज अमोनोटेलिक है। हाँ, एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी है। देखो, हमने इंसेक्ट्स के केस में यहाँ पे जो बोला ना मालपीजियन टिब्यूल्स, बट देयर आर एक्वेटिक इंसेक्ट्स which can excrete in the form of ammonia because they have huge amount of water for their excretion। अगर उनके पास पानी की ज्यादा अवेलेबिलिटी है तो उनको पॉसिबल है। दूसरा आता है यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और एनिमल्स को बुलाएंगे यूरिओटेलिक। हाँ, इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। हाँ, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा टॉक्सिसिटी की, अगर मैं ऐसे कर लू, सबसे ज्यादा टॉक्सिक इन दोनों में अमोनिया इज मोर टॉक्सिक देन यूरिया, requires less amount of energy, as it is less toxic than ammonia, it will require less amount of energy for its excretion, and excretion is mainly done by the kidney। इनके केस में excretory organ क्या बनेगा? किडनी। देखो मैमल्स, अब मैमल्स के केस में देखो, 2 बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है यहाँ पे। डॉल्फिन है, बराबर है, या व्हेल है, एक्वेटिक एनिमल्स है, और एक्वेटिक मैमल्स है। स्टिल उनके पास पानी तो बहुत है, बट स्टिल दे विल एक्सक्रीट ओनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। पानी ज्यादा है फिर भी यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करे। और दूसरा एग्जांपल देखो, कैमल, मैमल है, कैमल इज अ मैमल, हमने पढ़ा है इसका एग्जांपल। कैमल इज अ मैमल एंड इट लिव्स इन द डेजर्ट। पानी की बहुत कमी है इसके पास, पानी की तो बहुत कमी है। हाँ, डेजर्ट में रहता है, ऑलरेडी पानी नहीं उसके पास बेचारे के, स्टिल इट एक्सक्रीट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। हाँ, मैमल है इसलिए ये एक्सट्रीमली ज्यादा पानी अवेलेबल है, एक्वेटिक है फिर भी अमोनिया है, और कम पानी है फिर भी अमोनिया है। इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है आपको आगे जैसे हम लोग ये पढ़ेंगे ना, वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जैसे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन में आता है अपना फ्रॉग। हाँ, देखो, फ्रॉग का लार्वा अमोनोटेलिक और फ्रॉग का एडल्ट यूरियोटेलिक, एक डिफरेंस भी बता दिया मैंने। हाँ, और उसके बाद आता है मराइन फिशेस। अब देखो आया ना, हाँ, यहाँ पे दिया है मेनी बोनी फिशेस, यहाँ पे दिया है मराइन फिशेस। दिमाग की बत्ती जली
नहीं जली, मतलब कार्टिलेजिनस स्पीशीज आएंगे ना यहाँ पे। हमें ये कहाँ पे दिया है? एनिमल किंगडम में दिया है। अरे कार्टिलेजिनस स्पीशीज कॉन्ड्रिक्टाइल्स मोस्टली मराइन ही होते हैं ना। हाँ, तो उनके केस में इवन दो दे हैव लॉट ऑफ वाटर, दे एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अगर मैं आपको कल ऐसे दे दूं प्रिस्टिस इज मोनोटेलिक, आप बैठोगे ये क्या आया, ये सर ने क्या दिया, करेक्ट या इनकरेक्ट है? नहीं दिमाग चलेगा। पर आपको दिमाग लगाना है। प्रिस्टिस कॉन्ड्रिक्टाइस है, मराइन फिश है, तो बट ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा? यूरियोटेलिक। हाँ, याद रखना मराइन फिशेस मतलब मोस्टली कार्टिलाजिनस फिशेस आएंगे इसमें। और थर्ड है यूरिक एसिड, दैट इज यूरिकोटेलिक। ये था यूरियोटेलिक, अब हम बात करेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल की। यूरिकोटेलिक लीस्ट टॉक्सिक। देखो आप लोगों को दिख रहा है ये ऐसे 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 बन जाएगा। आपको लाइक बिगर और स्मॉलर की साइन करते थे ना ऐसे बचपन में नंबर्स के लिए मैथ्स में। देखो मैं ऐसे बताता था, जिस तरफ उसका मुंह है वो छोटे को खा जाएगा। वो बड़ा है, बड़ा साइज बड़ा, छोटा। देखो ना हम ऐसे निकालते हैं ना, ये सिंबल ऐसे निकलते ना। सो टॉक्सिसिटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, इसके ज्यादा है। सो लीस्ट टॉक्सिक विल बी द यूरिक एसिड। अगर ये लीस्ट टॉक्सिक है तो बट ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, एंड एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट। डायरेक्टली लिक्विड में, अरे लिक्विड में करने के लिए पानी नहीं बेचारे के पास। अगर पानी नहीं तो क्या करेगा रे, क्या करेगा? वो लिक्विड फॉर्म में करने की जगह पे वो पेस्ट फॉर्म में करेगा, जहां पे मैक्सिमम कॉन्जर्वेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। बट ऑब्वियसली रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एज वेल एज इंसेक्ट्स, reptiles, birds, land snails as well as insects, they excrete in the form of यूरिक एसिड। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आना जरूरी है। ये एक्वेटिक इंसेक्ट्स है और ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स है। तो इंसेक्ट में भी ये डिवीजन है एंड दे शो द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। ये आप लोगों को कहीं ना कहीं समझना जरूरी है बच्चों, अदरवाइज आपकी नौका डूबेगी। हाँ, मतलब आप गलती करके आओगे। कल मैंने ऐसे दे दिया एक्वेटिक इंसेक्ट्स एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड और एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर यूरिकोटेलिक, तो क्या करोगे आप? करेक्ट इंसेक्ट पढ़कर, और वो एक्वेटिक बोला है, उस पे भी ध्यान देना रे बाबा। हाँ, चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं। आपको इसके डायमेंशंस देखो, डायमेंशंस जो दिए हुए हैं वो हमें एनसीईआरटी की वैल्यूज ही प्राइम मानिए। एनसीईआरटी हमारा बाइबल है, हमें दूसरे किसी को देखना नहीं है। देखो क्या क्या दिया है, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस एंड अराउंड 120 to 170 ग्राम इन वेट। कभी कभार वहां पे आता है 120 to 170 किलोग्राम। ऐसा कैसे रे होगा? अपने बॉडी का वेट नहीं 100 केजी, मतलब होता मतलब किसी किसी का, पर बॉडी का वेट 100 केजी और किडनी का वेट 120 केजी, ये कैसे चलेगा? तो ये देख लेना यूनिट क्या लिखा है, या यहाँ पे मिलीग्राम भी कर देते हैं कभी कभार, वो ग्राम होना चाहिए। देख लेना, मैं आपको ऑल पॉसिबल मिस्टेक्स की प्लेसेस बता रहा हूँ। देखो हम इंटरनली जब देखते हैं, ये देखो ये टोटल अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पे पेयर ऑफ किडनी है हमारे पास, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर है, ये देखो यहाँ पे। हाँ, जो जिसको मैंने अभी ब्लू किया दैट इज अ पेयर ऑफ यूरेटर। अ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है, एक ही यूरिनरी ब्लैडर है एंड सिंगल यूरेथ्रा है। देखो यहाँ पे एक ही यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा भी एक है। तो पेयर चीजें कौन कौन सी है? किडनी पेयर में, यूरेटर पेयर में, बट यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा एक एक ही है, वो दो दो नहीं है। देखो यहाँ पे, हाँ ये ब्लू कलर की आ रही है, मतलब एक्चुअली वो जा रही है। ये देखो अगर ये जा रही है ये बॉडी की तरफ लेकर जाएगी, और ये जो रेड कलर की आ रही है जो किडनी को ब्लड लेकर आती है, बराबर है। हाँ बराबर है, ये है रीनल वेन, ये है रीनल आर्टरी। हाँ,
दिख रहा है वो डोर्सल एओर्टा का। देखो अब हम इसको ना थोड़ा सा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे क्या क्या होता है। लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में दिखाई देगा आप लोगों को। देखो ये यहाँ पे फनेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये कलर नहीं दिखा, सॉरी। हाँ ठीक है बच्चा, नहीं दिखाई दिया, कलर चेंज कर लेता हूँ, मालूम है तुझे। हाँ ये देखो यहाँ पे रीनल पेल्विस है, फनेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है देखो, जहां से यूरेटर बाहर की तरफ जा रही है। हाँ, रीनल वेन है, और ये रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी अंदर की तरफ ब्लड लेकर जाएगी और रीनल वेन वापस बाहर की तरफ लाएगी। तो दो चीजें बाहर आ रही है, एक चीज अंदर जा, दैट इज रीनल आर्टरी गोइंग इनसाइड व्हाइल द रीनल वेन कमिंग इन आउटसाइड, व्हाइल एज वेल एज द यूरेटर इज आल्सो कमिंग आउटसाइड। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो दिख रहा है आप लोगों को पिरामिड शेप, या ये, हाँ, इसको मेडुलरी पिरामिड्स बुलाते हैं हम लोग। और ये जो बाहर का पार्ट है, हाँ, अलोंग विथ, रुको उसको ना कलर ही चेंज कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। हाँ, मुझे क्या बताना है आप लोगों को। ये देखो, ये बाहर का पिंक जो कलर मैंने किया हुआ पार्ट दिख रहा है ना, हाँ, जितना जितना मैं पिंक कर रहा हूँ वो पार्ट, हाँ, that is nothing but a cortex. Even though between the two medullary pyramid, the space which is available, that is also called as renal cortex outside. And ये देखो अंदर वाला जो दिख रहा है, that is pyramid, जहाँ पे pyramid है, medullary pyramid, that is nothing but the medulla. Inner side is medulla, outer side is cortex. Kidney is covered with the capsule, जिसको renal capsule बुलाते हैं हम लोग, दिख रही है, विच इज क्लोज टू आर किडनी की सिचुएशन देखो, पोजीशन देखो, क्लोज टू द डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन T12 टू L3। T12 मतलब थोरेसिक 12th वर्टिब्रा टू लंबार 3rd वर्टिब्रा, यहाँ पे होगी। कोई लोग पूछते किडनी कहाँ पे, लोग यहाँ पे दिखाते हैं, अरे ऐसे नहीं भाई, ऐसे दिखानी है। यहाँ पे थोड़ी सी पोस्टेरियर साइड, मतलब एक्चुअली डोर्सल वॉल बन जाएगी हमारी, वो डोर्सल वॉल है पीछे की तरफ, पोस्टेरियर नहीं बुलाएंगे उसको, डोर्सल वॉल बुलाएंगे। हाँ, ये देखो, इट इज रेट्रोपेरिटोनियल इन ओरिजिन। ये देखो, ये बहुत बार आप लोगों को होता है वर्ड, आप भूलना नहीं इसको। इट इज रेट्रोपेरिटोनियल इन ओरिजिन। डोर्सल सरफेस of the kidney attached to the inner surface of dorsal body wall, and inner surface which is concave। देखो ये inner वाला, ये concave दिख रहा है, ये inner वाला है। वहां पे नॉच जो है, जिसको हाइलम और हाइलस बुलाते हैं। यूरेटर, ब्लड वेसल, नर्व्स, दे एंटर। देखो यूरेटर, नर्व्स एंटर अंदर की तरफ, ब्लड वेसल्स एक अंदर जाएगी एक बाहर आएगी, मैंने ऑलरेडी बोला है। हाँ, ये देखो आउटर कवरिंग, जिसको रीनल कैप्सूल बोला है, इट इज मेड अप ऑफ, ये देखो WFCT मतलब क्या है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अदरवाइज बोलोगे सर ये WFCT आपने क्या लिख कर रखा है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। मिडिलरी पिरामिड्स आर कोनिकल, ये तो हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, आगे चलते हैं चलो। अब देखो किडनी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बुलाते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसका नाम है, बराबर, हाँ, नाम है इसका नेफ्रॉन। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट मेरे बच्चों, करेक्ट है, ये आपका बराबर है, इसको बुलाएंगे नेफ्रॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हाँ, दिस नेफ्रॉन, हाँ, देखो इसमें ये येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, इसको बुलाते हैं हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हाँ, और जो रेड कलर का पार्ट है, हाँ, दैट इज नथिंग बट द ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स, जेनेरिकली मैं ब्लड वेसल्स बता रहा हूं, हाँ, पर हमें आगे जाके उसको थोड़ा स्पेसिफिकली देखना है। देखो यहाँ पे ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये येलो कलर का ही है, विच इज कप शेप, इसको बुलाएंगे हम बोमन्स कैप्सूल। ऐसे कप शेप होगा, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही पार्ट है ये, कप शेप स्ट्रक्चर, दैट इज बोमन्स कैप्सूल। और उस कप के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है, टफ्ट बंच ऑफ कैपिलरी। टफ्ट का मतलब होता है बंच ऑफ कैपिलरी। ये बंच ऑफ कैपिलरी जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे ऐसे ऐसे, दैट इज नथिंग बट द ग्लोमेरुलस। अब ये बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस इकट्ठा आके बनाते हैं माल्पीगियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। देखो दो चीजें में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताना चाहता हूं आप लोगों को, इसको माल्पीगियन बॉडी बुलाएंगे। हमने पहले जो इंसेक्ट्स में देखा वो माल्पीगियन टिब्यूल्स है, वो टिब्यूल्स है।
हाँ, याद रखना, वहां पे बोलना नहीं कि वो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है, ये माल्फिगियन ट्यूब्यूल और वो माल्फिगियन बॉडी। हाँ, सो ये येलो कलर का पार्ट है, दैट इज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अंदर सबसे उसका पहला पार्ट जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का, उसको बोमन्स कैप्सूल बुलाते हैं, जिसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरी और बंच ऑफ कैपिलरीज है, जिसको हम ग्लोमेरुलस बुलाते हैं। बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस मेक्स द रीनल कॉर्पस्कल और द माल्फिगियन बॉडी। समझ में आई बात? देखो मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख कर रखा है, each kidney consists of nearly 1 million nephrons। देखो, each kidney consists of nearly 1 million nephrons। तो मेरे बॉडी में कितनी नेफ्रॉन्स होगी? अरे मैं नॉर्मल इंसान हुआ, अदरवाइज बोलोगे सर हमें क्या पता, आपकी किडनी निकाल कर देखनी चाहिए, अच्छी लगी तो बेच भी डालेंगे। हाँ, ऐसे नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूं, मान लो। तो कितनी नेफ्रॉन्स होगी? कमेंट में आंसर दो मुझे, आई विल वेट फॉर योर आंसर। कमेंट कर लो मुझे कितनी होगी। एक हेल्दी इंसान के अंदर अगर 2 किडनी है तो कितनी होगी? एक में 1 मिलियन, तो 2 में आपको आता है इतना, मुझे मालूम है। देखो, उसके बाद इसका ना एक पहला कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर, कॉन्व्यूलेटेड जिसमें फोल्डिंग्स है, जिसको हम बुलाते हैं दैट इज प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। अब आपको अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एनिमल टिश्यू वाला पार्ट याद है तो बताओ, दे आर लाइंड विथ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। उन सेल्स को क्या बुलाते हैं हम लोग? पीसीटी इज लाइंड विथ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। बताओ बताओ, अगर नहीं देखा है लेक्चर तो नहीं आएगा। यस करेक्ट, ब्रश बॉर्डर्ड, सॉरी ये ऐसे क्यों हुआ? क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ब्रश बॉर्डर, पीसीटी इज लाइन विद द ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, याद है? दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। नहीं, ये तो बाद में याद दिलाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं बच्चों। उससे आगे देखो, ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली जो येलो कलर का ये यू शेप्ड और यू पिन शेप जो दिख रहा है आप लोगों को, बैंड स्ट्रक्चर, दैट इज लूप बुलाते हैं, जिसको हम हेनलीज लूप है। और यहाँ से वापस आगे जाते वक्त असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ, देखो ये दोनों सारे लेबल्स यहाँ पे है, मैं सिर्फ आपको हाईलाइट करके दिखा। एंड अल्टीमेटली आगे जाकर वापस एक बनता है, दैट इज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज डीसीटी। हाँ, डीसीटी है। एंड मल्टीपल डीसीटी कनेक्ट टू द, ये देखो कलेक्टिंग डक्ट, देखो यहां से भी आकर एक कनेक्ट होगी, यहां से भी आकर एक कनेक्ट होगी, ऐसे बहुत सारी आकर कनेक्ट होगी। हाँ, एंड लाइक दे फॉर्म द लाइक नेटवर्क ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, जिसको हम डक्ट्स ऑफ बेलिनी करके बुलाते हैं। ओके, हाँ, तो देखो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हमारा नेफ्रॉन है। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक मैंने बताई नहीं है, अब जिसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, ये देखो हमने बोला है ग्लोमेरुलस है, विच इज नथिंग बट टफ्ट ऑफ कैपिलरी। तो देखो जो रीनल आर्टरी ब्लड अंदर लेकर आ रही थी, देखो हमने वहां पे मार्क किया था रीनल आर्टरी ब्रिंगिंग द, वो अंदर आकर देखो रीनल आर्टरी, अब यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन वाला पार्ट है, रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड बट रिच इन यूरिया वाला ब्लड। यूरिया कहाँ पे प्रोड्यूस होता है मालूम है आप लोगों को? हमारे बॉडी में यूरिया प्रोड्यूस, किडनी मत बोलना, किडनी मत बोलना, किडनी द साइट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया। हाँ, बता रहा हूं मैं, किडनी मत बोलना, चलेगा नहीं मुझे। हाँ, कौन सा है? हाँ बराबर है, लीवर इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, लीवर में प्रोड्यूस होता है यूरिया, बराबर है, ये जिसने आंसर दिया इज करेक्ट। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, इट इज फिल्टर्ड इन द किडनी। तो हमारी जो रीनल आर्टरी है दैट इज ब्रिंगिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट रिच इन यूरिया। तो ये आती है, आगे जाकर वो उसके मल्टीपल ब्रांचेस बन जाते हैं। अराउंड आप पकड़ लो 1 मिलियन होगी, क्योंकि हर एक नेफ्रॉन को एक एक ब्लड वेसल जानी चाहिए, बराबर है। सो इट इज ब्रिंगिंग द ब्लड, तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, the small vessel or branch of renal artery that brings the blood to the glomerulus or the Bowman's capsule is nothing but
afferent arteriole, afferent that is coming in, afferent अंदर आ रही है। हाँ, हमने ये नर्व इम्पल्स के केस में भी देखा है, एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन, दोनों का कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। एफरेंट दैट इज ब्रिंगिंग, एंड वही से देखो ये जो है दैट इज इफरेंट आर्टेरियोल है, ये दैट इज टेकिंग अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस और अवे फ्रॉम द बोमन्स कैप्सूल से बाहर निकल कर ले जा रही, मतलब वो ब्लड यहां से आएगा, ये जो टफ्ट में घूम रहा है तब तक उसका फिल्ट्रेशन भी होगा, फिल्ट्रेशन होकर जो कुछ फिल्ट्रेट जमा होगा वो नीचे बोमन्स कैप्सूल में कैच किया जाएगा, बराबर है ना। ऐसे जाते जाते जो कुछ निकल रहा है टपक करके पकड़ लिया। हाँ, और उसका आगे क्या होगा वो देखेंगे। अब देखो ये इफरेंट आर्टेरियोल बाहर लेकर जाएगी ना वापस ब्लड, अदरवाइज ऐसे होगा ब्लड किडनी में गया गायब, ऐसे चलेगा क्या? नहीं ना, वापस ब्लड बाहर भी तो आना चाहिए। तो यहां से होके 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 ये देखो ये ब्लड वेसल्स, इसको बुलाते हैं हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज विच अराउंड लाइक पीसीटी डीसीटी एंड द लूप ऑफ हेनले, ये नेटवर्क बनाती है एंड अल्टीमेटली टेक्स अवे ब्लड। अब ये जो मैंने बाहर निकालते हुए दिखाया है, दीज आर द मल्टीपल और लेट्स से मिलियंस ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज दैट विल फ्यूज इनटू द रीनल वेन। अब रीनल वेन के कैरेक्टरिस्टिक सुन लो, देखो मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है, आपको दिमाग में फिट रखना है, अरे आपको ये दिमाग में फिट रखना जरूरी है। रीनल वेन दैट इज टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी इज डीऑक्सीजनेटेड बट लेस इन यूरिया। यूरिया कहां पे जा रहा है? यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, वही तो किडनी का काम है। हाँ, इसमें कंफ्यूजन होता है आपका, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। आप लोगों को लगता है वेन है तो ये इम्प्योर ब्लड लेकर जाएगी, इसमें यूरिया भर भर के होगा, और यूरिया अगर उसमें ज्यादा हुआ तो आपके किडनी ने काम क्या किया? हमारी किडनी कामचोर नहीं है बाबा, वो तो काम करेगी। किसका काम करेगी? फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन से क्या निकालेगी? बट ऑब्वियसली यूरिया निकालेगी। आई बात समझ में? सबको ये क्लियर हो चुका है? तब जाकर हम आगे पढ़ेंगे। देखो, हाँ, तो ये वापस चला जाए तो यहाँ पे देखो द पार्ट ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ये देखो यहाँ पे ना एक टर्म है वासारेक्टा, मैं इसको ना इसका मीनिंग बता देता हूं आपको। पार्ट ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी that runs parallel to the limb of or Henle's loop, उसको बुलाते हम लोग वासारेक्टा। आई बात समझ में यहां तक? सब लोगों को यहां तक ये समझ में आया? पार्ट ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी विच रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनली इज कॉल्ड एज वासारेक्टा। पैरेलल टू, ये पैरेलल टू एलओएच लूप ऑफ हेनली। हाँ, ये दो स्ट्रेट लाइन मतलब पैरेलल आप मैथ्स में यूज करते थे, वही है, मैंने सिंबल यूज किया, पैरेलल टू लूप ऑफ हेनली इस वासारेक्टा। हाँ, ये ब्लड वेसल से याद रखो। चलो, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। देखो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स, इसकी ना मैं आपके लिए डायग्राम ही बनाऊंगा, डोंट वरी। ये देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले किडनी निकाल लेते हैं, एक रफ डायग्राम निकाल रहा हूँ, बहुत ही रफ है, बाकी मुझे किसी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है इसलिए मैंने ये निकाला है। अब ना मैं इस पे ना एक छोटी सी बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे बॉर्डर होती नहीं मतलब जिसको हम बुलाते। अब ये देखो बॉर्डर के इस तरफ वाला पार्ट बन जाएगा कॉर्टेक्स और ये वाला पार्ट बन जाएगा मेड्यूला। अब देखो देर आर सर्टन नेफ्रॉन्स, कौन से येलो कलर से निकालू दिख जाएगी प्रॉपरली। हाँ, देर आर सर्टन नेफ्रॉन्स, देखो यहाँ पे आप हम लोगों को क्या क्या दिया है ना, देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, दे आर 85%, Malpighian body is close to the kidney surface, loop of Henle is short, mostly confined to the cortex, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और नेटवर्क इज absent and vasa recta is absent और highly reduced। ये देखो मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका लाइक बोमन्स कैप्सूल है। हाँ, अब हमें मैं अंदर वाला ग्लोमेरुलस नहीं निकाल रहा हूँ, इसका ये बन जाएगा अपना पीसीटी,
छोटा सा लूप ऑफ एनले एंड ये अल्टीमेट। देखो छोटा सा है और मोस्टली आप लोग देखोगे तो होगा कैसे, ये देखो ऐसे, ये टूवर्ड्स द पेरीफेरी होगा, ये पीसीटी है ऐसे और वापस ऐसे। सो ये येलो कलर के जो है इनको बुलाएंगे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन। हाईएस्ट 85% है एंड इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वासा रेक्टा। अभी हमने जो पढ़ा ना वासा रेक्टा इज रिड्यूस्ड, मैं रिड्यूस्ड बोल देता हूं, आप absent भी समझ सकते हो और absent या नहीं, मैं दोनों लिख देता हूं। आइदर नहीं होगा या मोस्टली रिड्यूस होगा, क्योंकि देखो इसका लूप ऑफ एनले मेडुलरी पार्ट में बहुत थोड़ा सा जा रहा है, थोड़ा सा। अब वहीं पे हम दूसरे टाइप ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं, दैट इज मेडुलरी नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखो इनका जो होगा वो ये बाहरी होगा, यहाँ पे पीसीटी है, बट इनका लूप ऑफ हेनली देखो दैट इज डीप डाउन इनटू द मेडुला, ये बहुत नीचे तक आता है और ऐसे नेफ्रॉन को हम बुलाते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। वो कॉर्टिकल थे, ये जक्स्टा मेडुलरी, ये हार्डली 15% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन है, बट हैव वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा। देखो ना बड़ा सा लूप ऑफ एनले ना, तो उसके आजू बाजू इनको डेवलप होने में जगह भी है। ऐसे बहुत सारे 15%, मैंने एक दो यहाँ पे दिखाए, एक ही ये दिखाया, मतलब एक ही नहीं है। मुझे आपको क्या दिखाना है, कैसे डीप डाउन इनटू द होते हैं, ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो इनका मेजर पार्ट देखो, फिर भी इसका पीसीटी देखो कहाँ पे है, कॉर्टेक्स में ही है। लूप ऑफ एनले कितना लंबा है वो डिसाइड होगा, क्योंकि पीसीटी डीसीटी एंड लाइक बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ऑल ऑफ देम आर ऑलवेज सिचुएटेड इन द cortex region, while the loop of inland certain part of collecting ducts is present in the medullary part of the kidney। इसको भूलना नहीं है बच्चों, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो लूप ऑफ एनले डीप डाउन इनटू द मेडुला, पेरिटुबुलर कैपिलरी नेटवर्क इल डेवलप्ड एंड वासा रेक्टा इज प्रेजेंट। मेरे को ये आपको चाहिए तो जल्दी से डायग्राम बाजू में बना लो। हाँ क्योंकि ये डायग्राम नहीं है, आपको डिफरेंस पूछने के लिए आते हैं बहुत बार इसमें। हाँ चलो अब हम ग्लोमेरुलस की बात करेंगे, ग्लोमेरुलस में क्या क्या होता है। इट इज अ टफ एक्चुअली हमने किया हुआ है, हम लोग इसमें जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो क्विकली हम पढ़ लेंगे। देखो इट इज अ टफ कैपिलरीज फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टेरियोल विच इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, बट ऑब्वियसली रीनल आर्टरी के बारे में क्या बोलता है हमने, ऑक्सीजनेटेड एंड हाई इन यूरिया। ये ऑक्सीजनेटेड तो है ही, बट इसमें यूरिया भी ज्यादा है। उसके बाद देखो माल्फिगी एंड कॉर्पस्कल पीसीटी डीसीटी आर लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन। अभी मैंने जो डायग्राम निकाली थी उसमें दिखाया था। मोस्ट पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट एंड द लूप ऑफ एनले इज लोकेटेड इन द मिडुला। मोस्ट पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट है, एंटायर कलेक्टिंग डक्ट नहीं, क्योंकि वो स्टार्ट होगी डीसीटी से, तो सर्टन पार्ट मे कम इनटू द कॉर्टेक्स। मेनी डीसीटीज ओपन इनटू द स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। देखो ये मैंने उस वक्त बताया भी था आप लोगों को। मेनी ऑफ विच कॉन्वर्ज इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू द medullary pyramid in the calyces. Efferent arteriole emerging from the glomerulus form the peritubular capillary। ये हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया है, जल्दी से हम उससे आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोगों को और पार्ट हम लोग देख सके। अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स बन जाते हैं, देखो रीनल ट्यूब्यूल्स उसको बुलाते हैं हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और उसमें वासा रेक्टा बन जाती है, which it is a branch of peritubular capillary runs parallel to the loop of Henle and it is usually U-shaped। आपको ये समझ में आना जरूरी है क्योंकि इस पे हम लोग आगे जाकर मैकेनिज्म देखने वाले हैं डिटेल में। काउंटर करंट मैकेनिज्म, बराबर है, आप लोगों को समझ में आया। हाँ वही करेक्ट दिया आपने आंसर। हाँ तो इसके लिए वासा रेक्टा का समझना आप लोगों को जरूरी है। अब देखो इसमें और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप लोगों ने अभी देखा होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिनमें वासा रेक्टा इज पुअरली डेवलप्ड और absent होती है, तो उनमें काउंटर करंट मैकेनिज्म इज नॉट वेल डेवलप्ड।
आप लोग देख लो, हम लोग आगे जाकर भी इस पे बात करेंगे, मैं इस पे बताऊंगा आप लोगों को कि हम लोगों को इसमें क्या देखना है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन से ज्यादा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट बनते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन से ज्यादा जक्स्टामेडुलर, क्योंकि उनमें वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा है और वासा रेक्टा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 of ml of blood। अब ये फैक्चुअल फिगर्स है, ये आपको लाइक फिल इन द ब्लैंक करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आते हैं। अराउंड 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute, which is 1/5 of the cardiac output। कार्डियक आउटपुट याद है हम लोगों को, हम लोगों ने देखा हुआ है कार्डियक आउटपुट कितना होता है पर मिनट, अराउंड 5 लीटर। बराबर है ना, ये हमने किया हुआ है ना। कार्डियक आउटपुट कितना होता है अराउंड 5 लीटर। तो देखो 1100 टू 1200 इज अराउंड 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मैंने यहाँ पे दी है। 55% ऑफ प्लाज्मा होता है, दैट इज रीनल प्लाज्मा फ्लो, 20% ऑफ फिल्टर, दैट इज 125 ml पर मिनट, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। जीएफआर देखो 125 ml पर मिनट, ये जीएफआर है, ये बहुत जरूरी है। आगे जाकर हम किडनी का जो रेगुलेशन फंक्शन देखने वाले हैं ना, उसमें ये रेट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएगी, उस वक्त ये बहुत जरूरी बन जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है विद डायग्राम, यहाँ पे एज अ टेक्स्ट करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि आपको ये इस पे आने वाले सारे क्वेश्चंस जो होंगे फैक्चुअल नंबर या थोड़े से कंसेप्ट बेस्ड होंगे, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले होंगे, ये आपके कभी गलत ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इससे ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। आगे देखेंगे, चैप्टर खत्म नहीं है, भाग के जाओगे। हाँ देखो, juxtaglomerular apparatus, which is another important structure which helps in the maintenance of GFR, that is glomerular filtration rate। ये कितना, जो हमारा जो 125 ml पर मिनट जो है, वो उतना होना भी तो चाहिए ना, अदरवाइज इतना नहीं हुआ, कम ज्यादा हो गया तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर ब्लड प्रेशर, ये अपने डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। इसलिए juxtaglomerular apparatus जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। आप देखो, इट इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय द cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact। मतलब क्या है, मैं थोड़ी सी यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ, आपको छोटे से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, अभी हमारा ये येलो कलर का था, ये बोमन्स कैप्सूल था, दिख रहा है, ये येलो कलर दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। चलो, हर वक्त ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। मैं ऐसे निकालता हूँ, देखो ऐसे निकालता हूँ। हाँ, अब देखो, ये हमारा जो है एफरेंट आर्टरियोल है, यहां से आ रहा है, ब्लू नहीं रेड कलर चाहिए भाई। ये एफरेंट आर्टरियोल में, इसमें यहाँ पे ये निकालता हूं, और ये यहाँ पे टफ्ट बनाने के बाद ये फ्रंट बन गए, बाहर जा रहा है। अब यही पे हमारे जो सेल्स है, ये यहाँ पे पीसीटी बन जाएगा, ये ग्लूकोफेन हो जाएगा, और यहाँ पे डीसीटी बन जाएगा। अब देर आर सर्टन प्लेसेस वेयर द सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल, एंड अब मैंने इतना थिक नहीं निकाला है, और वो बहुत, देखो ना, इतनी छोटी किडनी में मिलियंस ऑफ है, तो एक दूसरे के, हर एक के खुद के ही होने चाहिए ऐसे नहीं, किसी दूसरे भी नेफ्रॉन की सेल्स ऑफ लाइक एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल, एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ टच हो जाती है, वहां पे सेल्युलर मॉडिफिकेशन बन जाता है। देखो क्या बता रहा हूं मैं, द सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड, ये देखो ऊपर वाला है वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, और ये सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल, वो एक दूसरे के साथ नजदीक आ जाती है। और उसके वजह से वहां पे सेल्युलर मॉडिफिकेशन बन जाता है एट द पॉइंट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। अ फॉल इन जीएफआर, देखो जीएफआर कम हो, फॉल इन जीएफआर मतलब जो 125 ml पर मिनट है, उससे अगर कम हो गया तो यहां से आने वाले ब्लड में रेट कम हो जाएगा, विच इज सेंस्ड बाय दिस juxtaglomerular cells। मॉडिफाइड सेल्स है वो juxtaglomerular सेल्स है। फॉल इन जीएफआर, जीएफआर अगर कम हो गया, समझ लो, ये बहुत बार आपके क्वेश्चंस गलत कर देता है। अगर फिल्ट्रेशन का रेट कम हुआ, मतलब एफरेंट आर्टरियोल में आने वाले ब्लड का रेट ही कम हो गया, तो juxtaglomerular सेल्स को पता चलता है कुछ तो गड़बड़ है भैया, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है।
तो वो क्या कर लेता है, देखो, इट रिलीजेस रेनिन। कौन से रिलीज करेगा? रेनिन। कौन रिलीज करेगा? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स करेंगी, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर बैक टू द नॉर्मल। देखो, इस रेनिन के स्पेलिंग पे भी ध्यान दो। मैं क्यों बता रहा हूं? वहां पे एक रेनिन नाम का सब्सटेंस आता है, RENNIN। अगर गलती से आपके स्टेटमेंट में ये है तो आप गए। गए मतलब इसका एक्सक्रीशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज नॉट रिलेटेड विद द एक्सक्रीशन। RENIN, रेनिन। देखो मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, स्पेलिंग भी जरूरी है हमारे लिए। हमारे लिए स्पेलिंग भी जरूरी है, अदरवाइज मतलब 5 मार्क का सवाल है। आप रेनिन पढ़ते हो, प्रोनाउंसिएशन दोनों टाइम रेनिन ही है। पढ़ते वक्त रेनिन पढ़ोगे, करेक्ट स्टेटमेंट कर दोगे, एक स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? 5 मार्क चले जाएंगे भैया। हम लोगों को हर एक क्वेश्चन जरूरी है, हर एक क्वेश्चन हम लोगों को सही लाना है। तो ये वापस क्या कर देगा? जीएफआर को नॉर्मल कर देगा रेनिन की वजह से। अब यहाँ पे मैंने ना डायरेक्टली मिक्चुरेशन का लिया हुआ है। हम लोग आगे वाला देखने वाले, यूरिन फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड पे वहीं पे जगह थी तो मैंने पहले ये कर लिया, उसके बाद हम आगे वाला पार्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, मिक्चुरेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन विच इज वॉलंटरी प्रोसेस। मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। देखो सेंट्रल, देखो कैसे होता है हमारे मसल्स में, मतलब बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर में, जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन कलेक्ट होने लगती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, तो यूरिनरी ब्लैडर फूलने लगता है। उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको बुलाते हैं हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर बढ़ने लगेगा वैसे वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे सेंड द सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड वहां से एक मोटर सिग्नल आता है विच हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर। तो ये क्या करेंगे? जब आपके दिमाग ने आपको ब्रेन ने ये मोटर रिफ्लेक्स दिया तो ये जो हमारा ब्लैडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल रिली और इट विल लीड टू द रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगी। जैसे यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगी वहां से रिलीज ऑफ यूरिन हो जाएगा, यूरिन विल बी रिलीज्ड आउट। इसके बाद देखेंगे हम यूरिन फॉर्मेशन का। मुझे मालूम है थोड़ा सा आगे पीछे मैंने इसलिए किया है क्योंकि वहां पे सब कुछ बैठ नहीं पाता, इसलिए मैंने किया कि यूरिन फॉर्मेशन अलग पढ़ लेते हैं हम लोग। चलो, 3 यूरिन फॉर्मेशन के 3 इवेंट्स है बेसिकली। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज रीएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। इसकी ना मैं एक हिंट बता देता हूँ। जहां जहां पे रीएब्सॉर्प्शन आया दैट मीन्स will be retained in body। जिस चीज का रीएब्सॉर्प्शन होगा वो बॉडी में रिटेन किया जाएगा, मतलब वो हमारे लिए जरूरी है। ऐसी कोई चीज हमारी बॉडी बाहर फेंकने वाली नहीं है जो हमारे लिए जरूरी है। और जहां जहां पे सिक्रीशन आया, जहां जहां पे सिक्रीशन आया विल बी थ्रोन फ्रॉम बॉडी। तो जो चीज सिक्रीट की जाएगी वो बॉडी में बचेगी नहीं, जो चीज एब्सॉर्ब की जाएगी वो बॉडी में बचेगी। अब रीएब्सॉर्प्शन क्यों बोला है? जो फिल्टर हो चुकी थी उसमें से देख कर निकालेंगे। देखो ये हमारा ग्लोमेरुलस है, यहां से ये एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड अंदर आ रहा है। हाँ बराबर, ये यहाँ पे सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये एफरेंट चाहिए, हाँ, और ये इफरेंट चाहिए। हाँ, यहां से ब्लड अंदर आ रहा है, मोर अमाउंट ऑफ ब्लड इज एंटरिंग। इसका डायमीटर देखो ज्यादा है तो ज्यादा ब्लड अंदर आएगा, पर इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर देखो कम है। हाँ, इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर क्या है? कम है, तो इफरेंट आर्टरियोल से कम ब्लड जाएगा। तो आने वाला ब्लड ज्यादा है और जाने वाला ब्लड कम है, सो दैट विल क्रिएट द प्रेशर। इट इज गोइंग टू क्रिएट द प्रेशर यहाँ पे। और वहां से क्या होगा? देखो अब मैंने यहाँ पे दिया है, देखो ये जो ब्लड वेसल है यहां से जैसे ब्लड पास हो रहा है तो the substances which are soluble, completely soluble and low molecular weight, they will get filtered। उसको बुलाएंगे फिल्टर, जिसमें पानी होगा, शुगर होगी, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड्स होंगे एंड यूरिया भी होगा। तो ब्लड सेल्स
लार्जर प्रोटीन्स विल नॉट बी फिल्टर्ड, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखो ना ये जो हमारी जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है 3 चीजों से बने, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, हाँ ये बीच में दोनों क्या आएंगी, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और एपिथेलियम ऑफ द लाइक बोमन्स कैप्सूल, जिसके पास पोडोसाइट्स होते हैं, ये ऐसे एक दूसरे में ऐसे अरेंज हो जाती है, तो दोनों के बीच में आप लोगों को दिख रहा है कि ऐसे जब इंट्रिंसिकली अरेंज हो जाती है ना, तो वो इंट्रिकेट मैनर में जब अरेंज होती है तो दोनों के बीच में छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, जिससे फिल्टर हो जाएगा। देखो इसको हमने बोला ही क्या है, प्रोटीनलेस प्लाज्मा बोला है, ब्लड नहीं। प्लाज्मा बोला तो उसका मतलब ये कि इसमें ब्लड सेल्स है ही नहीं। प्लाज्मा बोला इसी का मतलब क्या है, इसमें ब्लड सेल्स है ही नहीं। Amount of filtrate formed by the kidney per minute is called as glomerular filtration rate, that is which is 125 ml per minute, that is 180 liters per day। अब आप बोलोगे सर हमारे बॉडी में तो 5 से 6 लीटर ही ब्लड होता है और फिल्ट्रेट 180 लीटर कैसे? रिसाइकलिंग बेटा, वही अब ब्लड वापस मल्टीपल टाइम्स फिल्ट्रेशन के लिए आता है। ऐसे थोड़ी है कि हम लोग बाहर से फाउंटेन देखा है, फाउंटेन में क्या होता है, जो पानी बाहर आता है वही वापस सर्कुलेट होके घूमता रहता है। वैसे अपने बॉडी में सेम ब्लड मल्टीपल टाइम्स होता है। आप पकड़ लो कि 30 टाइम ऑन एन एवरेज दिन में अपना पूरा ब्लड किडनी के थ्रू फिल्टर होकर आता है, 30 टाइम्स अराउंड 30 प्लस, 5 से 6 है तो 30 प्लस भी हो जाएगा, बट अराउंड 30 लीटर पकड़ लो, 30 टाइम्स पकड़ लो। सेकेंड है रीएब्सॉर्प्शन। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना, मुझे ये आप सबको एक ही सॉरी यहाँ पे दिखाना था, 180 liters of a blood is filtered, but only 1.5 liters of urine is produced, that is nearly 99.9% of filtrate is reabsorbed। reabsorb बोला तो मतलब क्या बताया मैंने, ये जरूरी है। तो देखो 99% of the filtrate is reabsorbed by the renal tubules, this process is called as reabsorption। इसमें देखो एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव मतलब with energy एंड दिस इज विदाउट एनर्जी। ये आप लोगों को आता है मुझे मालूम है, बट जाते जाते बता देता हूँ, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजन रह जाएगा तो आप लोगों को लगेगा क्या हुआ। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सोडियम आयंस, ये विथ एनर्जी भी कर लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है बहुत ज्यादा। और पैसिव नाइट्रोजनस वेस्ट, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, वाटर, क्लोराइड आयंस। अब देखो इस साल आपको ये इस पे क्वेश्चन आया था, ये डायग्राम थी आपके पेपर में और इसमें क्वेश्चन था, देखो क्या क्या है, कौन से पढ़िए। देखो ये पीसीटी है, पीसीडी से बाहर क्या क्या आ रहा है, सोडियम क्लोराइड आ रहे हैं, हाँ उसके बाद न्यूट्रिएंट सच एज अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, हाँ ये बाहर है, वाटर बाहर आ रहा है, पोटेशियम आयंस आ रहे हैं। और उसमें क्या छोड़ा जाता है, ये जो देखो एरो अगर ट्यूब्यूल के तरफ जा रहा है तो उसका मतलब है दैट इज सिक्रीटेड, और एरो ट्यूब्यूल से बाहर आ रहा है तो उसका मतलब है दैट इज रीएब्सॉर्ब। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो, दिस डिसेंडिंग लिम इज परमिएबल, ascending permeable to water, ascending limb is permeable to ओनली सॉल्ट और द आयंस, ये ऐसे इसमें जाता है। देखो यहाँ पे ना एक इस डायग्राम में ना आपको सब कुछ दिया गया है, ये बहुत अच्छी डायग्राम मैंने दी हुई है। देखो ये वाला हम साफ कर देते हैं, वो तो पहले लिखा हुआ था। देखो चलो अब देखो, हर ओनली देखो पीसीटी क्या क्या, देखो 100% क्या क्या अब्सॉर्ब कर लेगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सोडियम, which may be actively, and nearly all essential nutrients, that is 70 to 80% of electrolyte, electrolyte मतलब सोडियम एंड क्लोराइड आयंस भी आ जाएंगे इसमें, that is maximum reabsorption will occur at पीसीटी। उसमें भी देखो क्योंकि उसके पास ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। हाँ देखो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये रह गया था सॉरी, हाँ ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ओनली परमिएबल फॉर वाटर, इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड देखो ये डीसीटी है, सॉरी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज इंपॉर्टेंट और विच इज परमिएबल, ओनली परमिएबल टू सॉल्ट एंड इम्परमिएबल टू वाटर। देखो इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेट विल गेट कॉन्सेंट्रेटेड, पानी बाहर निकाला जाएगा, और यहाँ पे वापस सॉल्ट निकाले गए तो फिल्ट्रेट विल बी डाइल्यूटेड। हाँ
तो यहाँ पे आता है डीसीटी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन है, आपके बॉडी में कितना पानी है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे. सोडियम आयंस आर रीअब्सॉर्ब्ड actively with the help of hormone aldosterone. Water is reabsorbed with the help of hormone ADH. And DCT also reabsorbs the some amount of bicarbonate ion. अब देखो ADH का रोल कैसे, अगर आपने बहुत टाइम पे पानी नहीं पिया है एंड लाइक you do not have enough water in your body, डिहाइड्रेट हो चुके हैं, तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड न्यूरोहाइपोफाइसिस को पता चल जाता है दैट सिक्रीट्स द एडीएच एंड वो डीसीटी पे आके क्या करेगा, मैक्सिमम वाटर लाइक रीएब्सॉर्ब करेगा. तो आपके यूरिन का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा एंड इट विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड विच हैपेंस इन द समर सीजन. वही आप विंटर सीजन में देखो, हम लोग परस्पायर ज्यादा नहीं करते तो पानी बहुत रहता है, तो एडीएच का रोल वैसे कंपैरेटिवली कम हो जाता है. या आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया है तो एडीएच के सिक्रीशन की जरूरत नहीं पड़ती आपको, एडीएच वैसे ही काम कर लेता है. या जब पानी की जरूरत रहेगी एंड आपको पानी का एडिक्वेट सप्लाई नहीं है तभी एडीएच काम करेगा. ये देखो, अब इसमें ना इसका डिटेल वीडियो मैंने अलग एक वन शॉट में डाला हुआ है, जहां पे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन और जिसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बुलाते हैं, ये एक डिटेल वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो. यहाँ पे मैं क्विकली आपको समझाऊंगा क्योंकि ये वन शॉट में 1 घंटे में पूरा चैप्टर करना है. वहां पे मैंने 20-25 मिनट का एक पूरा वीडियो सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पे डाला है. तो देखो, टू थिंग्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, दैट इज लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा. ये देखो, ये आजू बाजू दिखा है बट ये सुपर इम्पोज होते हैं एक दूसरे के ऊपर. जैसे फिल्टर आ रहा है, देखो पीसीटी में उसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये कलर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बताओ तो बच्चों, सर ये कलर नहीं दिख रहा है इस पे. हाँ, ये देखो, यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर. अब देखो, ये कॉर्टेक्स पार्ट से मेडुला में नीचे 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 जैसे जा रहा है. अब हमारा ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज परमिएबल टू वाटर, पिछले स्लाइड पे दिखाया था, तो यहां से पानी क्या होता जाएगा, बाहर आता जाएगा, विच विल बी एक्सेप्टेड बाय द वासा रेक्टा. ऐसे जाएगा, जैसे पानी आएगा, पानी नीचे आएगा, देखो इट रीचेस टू, देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, 300 का 400, 400 का 600, 600 का ऑलमोस्ट 1000, और सबसे कॉन्सेंट्रेट होता है लूप पार्ट पे, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. इतना ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है. यहां से वो वापस ऊपर जाएगा, यहां से सॉल्ट बाहर निकाला जाता है. द असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्ट एंड इम्परमिएबल टू वाटर. तो यहां से वापस क्या होगा, सॉल्ट निकाला जाएगा एंड व्हेन इट रीचेस टू द डीसीटी इट इज लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. और देखो, ये जो अपना बाकी का रीजन है, ये सारा जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट द, कौन सा रीजन है, मेडुलरी रीजन ही है ना, पर बाहर का है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी ज्यादा या सॉल्ट ज्यादा ऐसी कंडीशन रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी कंडीशन वाटर विल एंटर इनटू द वासा रेक्टा और वहां से ये वापस ब्लड की तरफ जाकर हमारे रीनल वेन में आएगा. देखो नीचे क्या दिया, proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them. काउंटर करंट देखो, एक नीचे आ रहा है तो उसका ऊपर जा रहा है, इसके सुपर इम्पोज करोगे तो आपको पता चलेगा. हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग osmolarity towards the inner medullary interstitium. Interstitium gradient is caused by the sodium chloride as well as the urea. ये देखो, ये interstitium है जिसको मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, that is nothing but the interstitium है. यहाँ पे लाइक कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करेगा क्योंकि पानी या सॉल्ट दोनों में से क्या अंदर जाएगा क्या बाहर आएगा, ये इसी रीजन पे डिसाइड करेंगे. देखो, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन लास्ट पार्ट है हमारा, ज्यादा कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. हमारे किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट करते हैं हम लोग, चेंज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन. ये सबसे पहला है कि मतलब आयन बढ़ गई, बहुत ज्यादा सॉल्ट हो गया बॉडी में. सॉल्ट हो गया मतलब ही क्या, पानी कम हो गया. हाँ, तो इट activates the receptors for water which activates the hypothalamus. Hypothalamus ultimately releases the ADH और vasopressin from the neurohypophysis. देखो, हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि like ADH is produced by the hypothalamus but it is axonally released by the neurohypophysis. तो water reabsorption बढ़ जाएगा, ADH will go and act on the DCT to increase this absorption of water. देखो, जैसे एडीएच बॉडी में होगा, पानी कम होगा तभी जाकर एडीएच रिलीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा.
एडीएच जाएगा और वो अपने डीसीटी को अटैच करेगा और डीसीटी से वाटर का ज्यादा से ज्यादा रीएब्सॉर्प्शन इनटू द बॉडी हो जाएगा एंड वापस ब्लड प्रेशर और जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा देखो एक एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है विच इज नथिंग बट एएनएफ रिलीज्ड बाय द वॉल्स ऑफ एट्रिया, हार्ट रिलीज करता है ये। अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ये करता है, तो ये वैसोडायलेशन करके ये क्या कर लेता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है या हेल्प करता है। इसके लिए ना ये देख लो, मैंने 3 पे देखा पर यहाँ पे देखो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जैसे जीएफआर कम होगा juxtaglomerular apparatus will secrete और that will release the renin। ये रेनिन क्या करता है देखो, हमारा लीवर एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन करता है एंजियोटेंसिनोजेन। इसको ये एंजियोटेंसिन 1 एंड देन द एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। हाँ, इसको बुलाते हैं हम रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। हाँ, ये RAAS, इसको RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म बुलाते हैं हम लोग। हाँ, इट इज अ वेरी पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो लाइक ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा। अल्डोस्टेरोन विल गो एंड एक्ट ऑन द डीसीटी टू रीएब्सॉर्ब मोर सोडियम आयंस। यहाँ पे पानी कम है, मेन टारगेट कौन है, अल्डोस्टेरोन का टारगेट है सोडियम आयंस, पर सोडियम आयंस अकेले नहीं आएंगे, आते वक्त पानी को भी लेकर आएंगे। देखो यहाँ पे जो हमने देखा ये सिर्फ पानी करता है, कौन, एडीएच, बट अल्डोस्टेरोन मेनली सोडियम, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना बच्चों। हाँ, तो इट विल एब्सॉर्ब द मोर सोडियम आयंस, बट ये अकेला नहीं आएगा, उसके साथ पानी भी आएंगे, पानी भी रीएब्सॉर्ब हो जाएगा एंड दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। जितना सोडियम आयंस ज्यादा होंगे, पानी ज्यादा होगा, वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अदर ऑर्गन से जाते जाते बता देता हूं कि बहुत जरूरी है। देखो लंग्स भी है, दे रिमूव नियरली 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर एज अ वाटर वेपर्स। लीवर है, लीवर में बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड्स, लाइक डिग्रेडेड हार्मोन्स एज वेल एज सम विटामिन्स कैन बी रिमूव, जब जरूरी नहीं तब निकाल देते। स्वेट ग्लैंड है जिसमें सोडियम क्लोराइड, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, हाँ ये भी आता है। सिबेशियस ग्लैंड है जिसमें स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस, इनसे हम लाइक रिलीज कर लेते हैं। ओके, so this was all about one shot revision of excretion and excretory products and their elimination. Thank you very much. Stay tuned, stay connected, और एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन जल्द ही रिलीज होगा। थैंक यू।